अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने देखा कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन और अदर मैटर पैराग्राफ। आज हम देखेंगे गोइंग कंसर्न क्या होता है और उससे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करेंगे। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि एंटिटी जो है फोर्सिबल फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकेगी। फोर्सिबल फ्यूचर मतलब कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी जो है वो ठीक तरह से चल सकेगी। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है कि ऑडिटर यूज़र्स को ये भी बताए कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वाक़ई वो कुछ अर्सा तक चल सकेगी कि नहीं? क्या हमारी इन्वेस्टमेंट उसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम इन्वेस्टमेंट कर दें और कुछ अरसे में वो कंपनी डूब जाए और हमारे पैसे भी डूब जाएँ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को कहा गया कि आप हमें बाकी चीज़ों के साथ-साथ ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियरली बताएँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ऑडिटर ने कहा चलें ठीक है, मैं ये भी बता दूँगा क्योंकि एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा सकती नियर बाय फ्यूचर की। हाँ, एस्टिमेट्स के थ्रू अप्लाई किया बताया जा सकता है कि ये कंपनी जो है नियर बाय फ्यूचर में चल सकेगी कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लॉ सूट्स हैं जो उनके कोई केसेस चल रहे हैं या फिर उनका कोई लाइसेंस जो है वो कैंसल हो गया है। इन बेसिस पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी चलेगी कि नहीं। लेकिन मेजरली जो है वो बस एक एस्टिमेट होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गोइंग कंसर्न के थ्रू बताया जाता है। अब गोइंग कंसर्न में ये होता है कि अगर तो वो मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए। अगर कुछ ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डाउट हो रहा है कि गोइंग कंसर्न का इशू क्रिएट हो सकता है, तो ऑडिटर जो है वो फर्दर प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा ये कंफर्म करने के लिए और रिपोर्ट करेगा कि ये कंसर्न जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, क्या वो वाक़ई एप्रोप्रिएट है या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी है या फिर एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है? ये सारे प्रोसीजर्स ऑडिटर अप्लाई करके इन यूज़र्स को बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब इसका हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट लेते हैं कि ये असल में है क्या और इसमें किया क्या जाता है, क्या-क्या प्रोसीजर्स किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। अच्छा जी, गोइंग कंसर्न को इस तरह भी लिया जा सकता है, इसकी एक एग्ज़ाम्पल ड्राफ्ट की जाए, तो अगर एक शिप जो है वो सफ़र पे जा रहा है, तो उस अगर पूछा जाए कि ये शिप जो है वो कितना असर तक चल जाएगा कि अगर हमारे 12 महीनों का अगर सफ़र है, तो ये कितना क्या वाक़ई 12 महीनों तक सफ़र हमारा कंटिन्यू रह सकेगा इस शिप पे कि नहीं? तो एक कुछ एस्टिमेट्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको अप्लाई करके ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि क्या वाक़ई जो है वो शिप इतना अरसा चल सकेगा कि नहीं। तो अगर तो वो शिप चल जाएगा कोई मसला नहीं है एज़ सच। प मतलब जो कुदरती आफ़ात हैं उनके अलावा अगर बाकी जो अगर रिसर्च की जाए शिप पे या फिर वेदर कंडीशंस पे उसके अकॉर्डिंगली बताया जाए तो अगर तो वो सही चल जाएगा तो मतलब ये कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है। कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर शिप जो है वो ये होगा कि बिल्कुल भी नहीं शिप जो है वो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस सही नहीं हुई हुई और वो जो है वो मतलब थोड़ा-सा 1-2 महीने चलेगा अगर पानी में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सही सफ़र 12 महीनों तक नहीं कर सकता। तो मतलब ये है कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है? एक कंडीशन ये हो सकती है दरमियानी 50-50 कंडीशन ये हो सकती है कि हाँ, वैसे तो एक ऐसे कोई इतना मसला नहीं है लेकिन कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने वाली है। अगर कैप्टन आप जो आपका कैप्टन है वो एक्सपर्ट्स नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपर्ट नहीं है और इसके अलावा मतलब कि कुछ चीज़ें चेंज करने वाली हैं शिप में। इस तरह की अगर चीज़ें चेंज हो जाएँ तो जो शिप जो है वो चल जाएगा और अगर ना हुई तो कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है? मतलब 50-50 कंडीशन है। अब मटेरियल अनसर्टेनिटी उसमें एग्ज़िस्ट कर रही है, ठीक है? ये 3 तरह के सिनेरियोज़ हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको अपनी ऑडिट में अप्लाई करें कंपनीज़ के केस में, तो कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिन पे उनका कोई इश्यूज़ नहीं होता, उनके सही प्रॉफ़िटेबिलिटी होती है, उनके कस्टमर सही होते हैं, प्रोडक्ट सही चल रहे होते हैं और नेक्स्ट 12 मंथ्स में उनका कोई ऐसा इश्यू नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनमें लिक्विडिटी की वजह से या कोई वो अपना अ, ल जो उन्होंने लिए होते हैं लायबिलिटीज़ उनकी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो पे नहीं कर पा रहे होते, तो इस वजह से इस तरह की इश्यूज़ की वजह से वो कंपनी जो है वो कुछ 1-2 महीने के अंदर डूब जाएगी मतलब कि वो लिक्विफ़ाई हो जाएगी, उसके एसेट सारे वगैरह तो वो वाइंड अप हो जाएगी। ये तो हो गई 2 एक्सट्रीम कंडीशंस। दरमियान वाली जो 50-50 कंडीशन है उसमें ये हो सकता है कि अगर कोई मेजर उनका लार्जेस्ट कस्टमर उनको छोड़ जाए या कोई उनका डेटर था जो इनसे 50% जो है वो चीज़ें ले रहा था उनसे वो अगर छोड़ जाए या फिर क्योंकि मैनेजमेंट में से कोई ऐसा पर्सन छोड़ जाए जो कि मेजरली तमाम उनके प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा था। इस तरह के अगर कोई सिनेरियोज़ हो जाएँ तो वो मटेरियल अनसर्टेनिटी तो आ सकती है लेकिन ये है कि उनको अगर वो कॉप अप कर सकें तो कंपनी जो है चल जाएगी। ठीक है? ये 3 तरह के सिनेरियोज़ हैं। अब जो है वो कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं, गोइंग कंसर्न का इश्यू है कि नहीं।
कैसे प्रोसीजर्स अप्लाई, प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या कोई ऐसा कोई इश्यू है कि नहीं। उस प्रोसीजर्स की बिना पर अगर कोई इवेंट्स एंड कंडीशन नज़र आ जाए, जिसकी वजह से ये पता चल सके कि कोई ना कोई गड़बड़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शिप के केस में हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आइसबर्ग है, अगर जो सफ़र पे जा रहा है शिप जो है वो सफ़र पे है और जो कैप्टन है वो देख पा रहा है कि आगे एक आइसबर्ग है, तो वो इवेंट्स एंड कंडीशंस आइडेंटिफाई कर रहा है कि इन इवेंट्स की बिना पे जो है वो हमारा जो शिप है वो डूब सकता है या नहीं डूब सकता है, ये कंडीशंस हैं, हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है? वो इवेंट्स एंड कंडीशंस आइडेंटिफाई की जाती हैं प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद। उसके बाद जब वो इवेंट्स एंड कंडीशंस नज़र आ जाती हैं कि ये कंडीशंस हो सकती हैं, तो उनके लिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं ऑन आइडेंटिफाइंग। यहाँ पे डिफरेंस है कि पहले प्रोसीजर्स किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई, मतलब टू यहाँ पे पावर वर्ड है और यहाँ पे ऑन है। ठीक है? पहले आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उन आइडेंटिफिकेशन के ऊपर प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं, उन इवेंट्स एंड कंडीशंस के ऊपर प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शिप है, उसको पहले आइडेंटिफ़ाई किया कि कोई इसमें मेजर इश्यू वगैरह तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो है वो मतलब प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा है कि कोई ऐसा इवेंट एंड कंडीशन तो नहीं आ रहा रास्ते में जिसकी वज़ह से हमारा शिप डूब सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाइनोकुलर से दूरबीन से देख रहा है कि कोई आगे कोई कोई चीज़ तो नहीं ऐसे आ रही है, आइसबर्ग वगैरह तो नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको नज़र आ जाए कि कोई आगे आइसबर्ग है या इस तरह के कोई फ़िश वगैरह है, व्हेल मछली वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है, तो वो ये तो नहीं करेगा कि वो दूरबीन से बस देखी जाएगा कितना करीब है, कितना दूर है। वो एडिशनल प्रोसीजर अप्लाई करेगा जब उसको आइडेंटिफ़ाई हो गया कि कोई इस तरह की कंडीशन आ गई है, तो उसके ऊपर वो एडिशनल प्रोसीजर अप्लाई करेगा। ठीक है? ये डिफ़रेंस है इस प्रोसीजर में और इस प्रोसीजर में। एडिशनल प्रोसीजर क्या होगा, वो बाइनोकुलर साइड पे रखेगा, दूरबीन को साइड पे रखेगा और फटाफट जो है वो शिप की डायरेक्शन चेंज करेगा कि इस डायरेक्शन में हमारी जो शिप है वो हिट कर सकती है और हमें डिफरेंट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। वो फटाफट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है? ये उसने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किया। इसी तरह कंपनीज़ में एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन होती है कि एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद रिपोर्ट में क्या बताया जाएगा, रिपोर्ट पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो देखा जाता है। अगर तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मतलब कोई इशू नहीं है और कंपनी जो है वो सही चल जाएगी। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट तो है लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल के कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस उनको नज़र आए हैं जिसकी बेस पे जो है वो कंपनी में कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, या कंपनी अगर उसको कॉप अप ना करे तो वो लिक्विडिटी की तरफ वाइंडिंग अप की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर वो उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करके उन पे कोई प्रोसीजर्स अप्लाई करे तो वो कंपनी सही चल सकती है। और गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट मतलब कि वो बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, 1-2 महीनों के अंदर-अंदर वो वाइंड अप हो जाएगी। कुछ ऐसे कंडीशंस ऐसी इवेंट्स एंड कंडीशंस अप्लाई उनके ऑब्ज़र्व की गई हैं जिसकी वज़ह से वो नहीं चल पाएगी। ठीक है? ये हमने जैसे इसका कांसेप्ट देखा, ओवरव्यू देखा कि कैसे जो है वो हम गोइंग कंसर्न के इश्यूज़ को देखते हैं। अब हम देखते हैं वो इवेंट्स एंड कंडीशंस जिसकी वज़ह से जो है वो कंपनी के गोइंग कंसर्न पर डाउट क्रिएट हो सकता है। ये हमारे पास 3 तरह की एग्ज़ाम्पल हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, ऑपरेटिंग कंडीशंस हो सकती हैं और लीगल एंड अदर कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है? सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन में देखते हैं सब्सटैंशियल लॉसेस और नेगेटिव इक्विटी। अगर इक्विटी जो है वो नेगेटिव आ रही है तो उसकी वजह से भी डाउट क्रिएट हो सकता है। इसी तरह नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोज़ीशन जो है वो लायबिलिटी जो है वो एसेट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जब लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएँ एसेट से, इस केस में भी कोई ना कोई डाउट क्रिएट हो सकता है। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़, जो कैश फ्लोज़ हैं वो नेगेटिवली ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह इनएबिलिटी टू पे डेट्स और कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, लोन ले तो लिया लेकिन वो पे नहीं कर पा रहे। इसी तरह जो है वो डिविडेंड नहीं दे पा रहे। और जो एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं कि मतलब जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं वो एडवर्स की तरफ जा रही हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है? अब ऑपरेटिंग कंडीशंस में क्या-क्या आ सकती हैं कि मैनेजमेंट इंटेंशंस टू लिक्विडेट, मैनेजमेंट खुद ये इरादा कर रही है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, कंपनी के ऑपरेशंस को रोक दिया जाए। क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि हम फर्दर जो प्रोसीड नहीं कर सकते। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, कोई मेजर पर्सन जो है वो लीव कर जाए जो मेजरली प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा था। लॉस ऑफ मेजर मार्केट या फ्रेंचाइज़ या लाइसेंस, कि अगर कोई लाइसेंस जो है वो हमारा कैंसल हो गया, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऐसे फ़ोन्स बना रही थी जिसकी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा चार्जिंग हो जाए तो वो फ़ोन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसका लाइसेंस जो है वो कैंसल कर दिया जाए।
या कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसा सीमेंट बना रही थी कि जो जिस पे थोड़े से मतलब वज़न पड़े, या फिर कोई ऐसा ब्रिज बनाया उन्होंने कि जिस पे 5-6 गाड़ियाँ भी अगर एक टाइम पे हों तो वो ब्रिज टूट जाए, तो उसका लाइसेंस कैंसल हो जाए। लॉस ऑफ लार्जेस्ट कस्टमर या सप्लायर, नो सब्स्टिट्यूट। कोई ऐसे लार्जेस्ट कस्टमर का जो लॉस हो जाए हमारा, जो जिसका कोई सब्स्टिट्यूट भी ना हो। यहाँ पे मेजर नहीं हम डिस्कस करें, यहाँ हम लार्जेस्ट डिस्कस करें। मेजर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास एक ही होगा। लेबर डिफ़िकल्टीज़ के लेबर स्ट्राइक पे चले गए हैं, या फिर शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाइज़ जो हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी रीजन से, फॉर एग्ज़ाम्पल केपीके से, अगर हमारी 3 कंपनीज़ थी जो हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन अब वो ज़लज़ले या नेचुरल डिज़ास्टर की वज़ह से 2 कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई और तीसरी कंपनी की ऑपरेटिंग अफ़ेक्ट हो गई है। तो हमारे पास जब वो सप्लाई नहीं होगी, हमारा रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो हमारी प्रोडक्शन भी अफ़ेक्ट होगी। एंट्री ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर। कोई ऐसा कंपेटिटर आ गया जिसकी वजह से जो है हमें डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल एंड अदर कंडीशंस, नॉन कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट की जो है वो कंप्लाई नहीं किया जा रहा उनके साथ। चेंजेस इन लॉ और गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट एंटिटी। कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी या चेंज आ गया जिसकी वजह से हमारी जो कंपनी है वो अफेक्ट हो सकती है। पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स। कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स है जो पेंडिंग है, लेकिन अगर वो हमारा केस हम हार गए, वो कंपनी हार गई, तो वो जो डेट है या जो भी उनकी फ़ी है वो पे नहीं कर पाएगी, जो भी उनके अमाउंट पेंडिंग होगी वो पे नहीं कर पाएगी। अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी ऑफ मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी। ये आपने उसमें एम्फेसिस पैराग्राफ में भी ये लास्ट 2 एग्जांपल्स पढ़ी थी, लेकिन आपने यहाँ पे देखें आगे कि वो ये आगे एक्सट्रीम कंडीशंस बता रहा है। तो ये यहाँ पे गोइंग कंसर्न में ही आएँगे दोनों एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप मार्क कर लें। एम्फेसिस पैराग्राफ में ये नहीं जाएँगे, ये इधर ही आएँगे। और अगर अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड अगर कैटास्ट्रॉफी आ गई हैं, जो मेजरली प्रोडक्शन फैसिलिटी को जो है वो अफेक्ट कर रही हैं, तो ये भी जो है गोइंग कंसर्न में डाउट क्रिएट करेगा। अच्छा जी, आज हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न का इश्यू और उससे रिलेटेड इवेंट्स एंड कंडीशंस पढ़े। बाकी जो प्रोसीजर्स हैं हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।